दोस्तों नमस्कार। एग्जिट पोल ने क्या कांग्रेस क्या भाजपा सबकी धड़कनें बढ़ा दी। अलग अलग राज्यों के अलग अलग एग्जिट पोल। कुछ एग्जिट पोल तो ऐसे हैं जो किसी को 150 से ज्यादा सीटें दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो हंग असेंबली की उम्मीद जता रहे हैं। लेकिन इस हंग असेंबली की उम्मीद के बीच, अलग अलग एग्जिट पोल्स के बीच, जब 3 दिसंबर की तारीख को महज 36 घंटे से भी कम वक्त बचा है, मतगणना शुरू होने में अब सिर्फ 32-33 घंटे जब बचे हुए हैं, तो उस हालात में सत्ता में कौन बैठेगा और सत्ता में बिठाने की जिम्मेदारी जब राजभवन के ऊपर आएगी, तो राजभवन क्या स्वविवेक से फैसला करेंगे या दिल्ली के तथाकथित निर्देशों के आधार पर फैसला करेंगे, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी मुकम्मल तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। और ये अंतिम रूप याद रखिए, सिर्फ रायपुर में नहीं, सिर्फ भोपाल में नहीं, सिर्फ जयपुर में नहीं, सिर्फ आइजोल में नहीं और सिर्फ हैदराबाद में नहीं तैयार हो रही है, बल्कि ये मुकम्मल तैयारी कहीं और से तैयार हो रही है। और ये तैयारी करने वाले का नाम राहुल गांधी नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं है, दिग्विजय सिंह नहीं है, केसी वेणुगोपाल नहीं है, बल्कि ये पूरी मुकम्मल तैयारी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु माने जाने वाले डीके शिव कुमार कर रहे हैं। आज उन्होंने एक चैनल पर खुला ऐलान कर दिया। आज डीके शिव कुमार ने साफ साफ खुली चुनौती दे दी गुजरात लॉबी को कि 5 राज्यों के विधायक यदि आलाकमान कहे तो अकेले संभाल लूंगा। रिजॉर्ट भी होगा, रिजॉर्ट के साथ साथ चार्टर्ड प्लेन भी होगा, और इसे रोकने की कोशिशों में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपनी रणनीतियों को अंजाम देगी। दरअसल दिल्ली से नागपुर तक, कृष्णा मेनन मार्ग से लोक कल्याण मार्ग तक, और इन सब के बीच देवताओं के देवता की उपमा से प्रधानमंत्री को विभूषित करने वाले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तक, कल से अभी 2 दिनों तक उन्हें फुटेज मिलने वाली है, तो और ज्यादा प्रोएक्टिव होते हुए सामने आ रहे हैं। टीवी चैनलों से नरेंद्र मोदी गायब है। दिन रात नरेंद्र मोदी की गणेश परिक्रमा करने वाली गोदी मीडिया न तो नरेंद्र मोदी को दिखा रही है, ना ही अमित शाह को दिखा रही है। एग्जिट पोल करने वाले के एग्जिट पोल और एग्जिट पोल के पीछे की फुटेज दोनों सामने आ रही है। पीछे की फुटेज टेलीविजन के माध्यम से नहीं, बल्कि दूसरे सोशल मीडिया के माध्यमों से सामने आ रही है। एग्जिट पोल कराने वाले कैसे एग्जिट पोल कराते हैं, अपने गांव का जिक्र भी कर रहे हैं कैमरे के सामने, तो कैमरे के पीछे कुछ और बातें भी कर रहे हैं। और इन एग्जिट पोल का नतीजा क्या होगा, अब इसके लिए ज्यादा वक्त तो नहीं बचा है, लेकिन इस बात के लिए वक्त जरूर बचा है कि बेंगलोर यदि 5 राज्यों के विधायकों को उठाकर ले गया, रिजॉर्ट में पैक किया गया, तो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की सरकार बेंगलोर में है। फिर सवाल यही उठता है कि क्या गुजरात लॉबी के अंदर, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अधीन काम करने वाले 13 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या इतना सियासी कुवत है कि यदि डीके शिव कुमार ने चार्टर्ड प्लेन में बिठाकर बेंगलोर की फ्लाइट पकड़ा दी विधायकों को, तो उसके बाद वो कुछ कर सके। पुलिस सिद्धरमैया की है, सरकार कांग्रेस पार्टी की है, डीके शिव कुमार उस सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। और डीके शिव कुमार जिस प्रकार से आक्रामक रवैये के साथ कर्नाटक चुनाव में सामने आए थे, उनकी आक्रामकता का मुकाबला आक्रामकता के लिए जाने जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कर्नाटक में नहीं कर पाए थे। और उस आक्रामकता से निपटने के लिए आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और संघ के अंदर से कितनी मुकम्मल तैयारी है, इसको लेकर भी माथापच्चियों का दौर जारी है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर सत्ता यदि मिलेगी तो किसे मिलेगी, और हंग असेंबली आएगी तो कहां आएगी। क्योंकि जहां भी हंग असेंबली आती है, जहां भी खंडित जनादेश आता है, उस खंडित जनादेश की परिस्थितियों पर जरा गौर करने की कोशिश करें तो 2005 में राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी ने रांची में क्या किया था, वो पूरे देश ने देखा था। झारखंड में सरकार किसी और की बनवा दी गई, चार्टर्ड प्लेन से एमएलए कहीं और भेज दिए गए। उसके बाद जरा कर्नाटक का ही इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाए तो कर्नाटक में 15 दिनों का वक्त भी राज्यपाल ने दे दिया था, गुजरात से आने वाले राज्यपाल ने, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता रहे गुजरात से आने वाले राज्यपाल ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, अभिषेक मनु सिंघवी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और उसके बाद मुख्यमंत्री को बड़े बेआबरू होकर बीएस येदियुरप्पा को सत्ता से रुखसत होना पड़ा।
आज की तारीख में कौन बेआबरू होकर रुखसत होना चाहता है? क्या 2024 की सत्ता, जो दिल्ली की सत्ता है, राजभवनों में बैठने वाले भारतीय जनता पार्टी और संघ के पुराने कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता जो लंबे समय से बेआबरू होकर रुखसत होते रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर जो मजबूती से चुनाव लड़ा, क्या वो खंडित जनादेश की बुनियाद वहां भी तैयार कर रही है? या राजस्थान में जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, जिस प्रकार से वसुंधरा राजे के कुछ समर्थकों ने पार्टी का टिकट ना मिलने पर निर्दलीय होकर चुनाव लड़ा या किसी छोटी पार्टी से चुनाव लड़ा, क्या हालात वहां खंडित जनादेश के हैं? और इस खंडित जनादेश की प्रक्रिया के बीच नरेंद्र मोदी और अमित शाह आमतौर पर इसे भाजपा की जीत के तौर पर ही देखते रहे, क्योंकि कहीं भी खंडित जनादेश आए, आमतौर पर जो धारणा है वो यही है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोग मुख्यमंत्री और मंत्री पद पर काबिज होंगे। लेकिन डीके शिव कुमार ने आज जिस प्रकार से मजबूती के साथ ये बात कही है कि 5 राज्यों के विधायक अकेले संभाल लूंगा, तो क्या इसके बाद उनकी आक्रामकता से डरी हुई गुजरात लॉबी एयरपोर्ट तो बंद नहीं करवा देगी? एयरपोर्ट वाली घटना से कि क्या एयरपोर्ट वाकई नरेंद्र मोदी की सरकार बंद करा देगी, उस घटना से एक घटना याद आती है, सोचा आपके साथ साझा कर दूं। अक्टूबर 1999 में जनरल मुशर्रफ कोलंबो से कराची लौट रहे थे। नवाज शरीफ की सरकार ने इस बीच ही सेना प्रमुख जनरल मुशर्रफ को उनके पद से बर्खास्त करने का फैसला ले लिया और वो एयरपोर्ट पर उतरते उसके पहले एयरपोर्ट की बत्ती गुल कर दी गई। कहा जाता है कि 15 से 20 मिनट का ईंधन उसमें बचा हुआ था। मुशर्रफ ने अपनी आत्मकथा लाइन ऑफ फायर में इसका जिक्र किया है और उसमें उन्होंने लिखा कि कहा गया कि भारत के गांधीनगर एयरपोर्ट पर गुजरात में जाया जाए क्योंकि वही नियरेस्ट एयरपोर्ट है। मुशर्रफ ने मना किया। तब तक आर्मी ने एयरपोर्ट को, कराची एयरपोर्ट को, हैदराबाद सिंध के एयरपोर्ट को टेक ओवर करने का फैसला किया। लाइट जलाई गई और जब बमुश्किल 6-7 मिनट का ईंधन बचा था तब जाकर के मुशर्रफ के प्लेन को वहां पर लैंड कराया गया और मुशर्रफ लैंड हुए तो सेना प्रमुख ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का शासक बनकर लैंड हुए। नवाज शरीफ की सत्ता की बत्ती गुल की जा चुकी थी, लेकिन भारत में वो व्यवस्था नहीं है। भारत में उस व्यवस्था की कल्पना भी नहीं करता। भारत उस व्यवस्था की निंदा करता है, करनी भी चाहिए, लेकिन संवैधानिक तथ्यों को, संवैधानिक मान्यताओं को तोड़ मरोड़ कर और राजभवनों के दुरुपयोग से सरकार बनाने की कोशिशों में कहीं भारत में भी एयरपोर्ट की बत्ती तो गुल नहीं कराई जाएगी, कहीं भारत में भी चार्टर्ड प्लेन को उतरने की परमिशन से रोका तो नहीं जाएगा। सवाल दरअसल ये है, और इस सवाल के पीछे का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिर डीके शिव कुमार ने इतना आक्रामक होकर जो बयान दिया है उस बयान के पीछे के मायने क्या है। तो दरअसल उस बयान के पीछे के मायने यही है कि कई बार सत्ता में बैठे हुए लोग, जो दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए होते हैं, वो राजभवनों का दुरुपयोग करते और कराते हैं और तभी जाकर के जिसको बहुमत नहीं होता, देवेंद्र फडणवीस को 80 घंटे की सरकार सुबह 5 बजे बनवा दी जाती है और वो सरकार 80 घंटे में जब गिर जाती है और नई सरकार बन जाती है, उस सरकार को 32 महीने बाद गुवाहाटी में चार्टर्ड प्लेन से विधायकों को ले जाकर उस सरकार को गिरा दिया जाता है। संविधान पीठ बनाने की नौबत आ जाती है उस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट को। तो आने वाले मामले में कितनी संविधान पीठ बनेगी वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ दिनों के लिए यदि किसी भी राज्य में खंडित जनादेश आता है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है, क्लियर मेजोरिटी किसी को नहीं मिलती है, तो किसी भी राज्य में याद रखिए 1-2 दिन के लिए किसी रिजॉर्ट का मालिक खुद को मुख्यमंत्री की तरह फील कर सकता है। उसे महसूस हो सकता है कि सबसे ज्यादा विधायक हमारे पास है, हमारे रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं, सबसे ज्यादा विधायकों पर कब्जा उनका है, क्यों ना कोई रिजॉर्ट का मालिक ही मुख्यमंत्री बनने का दावा कहीं जाकर कर दे। खैर, रिजॉर्ट का मालिक मुख्यमंत्री बनने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन रिजॉर्ट का मालिक और उसके पीछे जो संरक्षण होगा, उस संरक्षण देने वाला व्यक्ति यह जरूर तय कर सकता है कि सत्ता क्या वाकई दिल्ली के आदेश से बनाई जा सकती है और सत्ता क्या वाकई मैंडेट के आदेश की अवहेलना कर, मैंडेट की अवहेलना कर यदि सत्ता बनाई जा सकती है तो क्या उस सत्ता को बनने से रोका जा सकता है। डीके शिव कुमार के बारे में क्या कहा जाए। डीके शिव कुमार के बारे में जो लोग बताते हैं
कि कर्नाटक में यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है तो उस सरकार के असली आर्किटेक्ट भारतीय जनता पार्टी को, जो पिछले 4 लोकसभा चुनाव से लगातार कर्नाटक में बढ़त बनाए हुए है, कर्नाटक की विधानसभा में दमदार उपस्थिति रखती है, उसे 65 विधानसभा सीटों तक रोक देने का जो कामयाब फार्मूला कर्नाटक में कांग्रेस ने किया, उन सब के पीछे किसी एक व्यक्ति का दिमाग था। मेहनत भले सबकी थी, लेकिन जिस एक व्यक्ति का दिमाग था वो डीके शिव कुमार का था। और डीके शिव कुमार के आने के बाद, उनके कमान लेने के बाद अमूल बनाम नंदिनी विवाद इस कदर आगे बढ़ गया कि जो इस कदर वो विवाद आगे चला गया, जिस विवाद ने हिजाब विवाद को तकरीबन खत्म कर दिया। कर्नाटक में ही हिजाब विवाद को जन्म देने की कोशिश हुई थी, कर्नाटक में ही बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने की कोशिश हुई थी, और कर्नाटक में ही पूरे देश को यह दिखाया कि कैसे देश के सर्वोच्च पद पर, सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी चुनावी सभा में बजरंग बली के नाम का इस्तेमाल करता है, बजरंग बली के नारे लगवाता है। लेकिन बजरंग बली का गदा यदि नारे लगवाने वाले की पार्टी के ऊपर ही पड़ गया तो इसकी पूरी पटकथा, सियासी पटकथा, सियासी पृष्ठभूमि किसी एक व्यक्ति ने तैयार की थी, तो वो डीके शिव कुमार है। आमतौर पर चाणक्य के रूप में अमित शाह की चर्चा होती है, आधुनिक चाणक्य भी उनके कुछ समर्थक उन्हें बताते हैं, लेकिन चाणक्य को ध्यान यह रखना चाहिए कि चाणक्य ने जिस चंद्रगुप्त को पैदा किया था, जिस चंद्रगुप्त का राज्यारोहण करवाया था, उस चंद्रगुप्त को भी श्रवण बेलगोला जो आज का कर्नाटक है, वहां जाकर अपना देह त्याग करना पड़ा था। तो मौजूदा दौर में सत्ता त्याग रूपी देह त्याग क्या कर्नाटक के रास्ते ही भारतीय जनता पार्टी का संभव होगा? और क्या डीके शिव कुमार सत्ता रूपी देह त्याग के लिए नई दिल्ली में सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखने वाले सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु, सबसे बड़े आधुनिक चाणक्य को चुनौती देने वाले प्रबंधन गुरु बन के सामने आ रहे हैं? तेलंगाना के बारे में आमतौर पर एग्जिट पोल में कोई धारणा नहीं है। अधिकांश ये कह रहे हैं कि तेलंगाना की सरकार कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। बेंगलोर कांग्रेस के हाथ में जा चुका है, हैदराबाद यदि कांग्रेस के हाथ में जाता है, वहां भी एक से एक बेहतरीन रिजॉर्ट है। बड़े राज्यों में पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा तेलंगाना का है, यानी सबसे ज्यादा रईस लोगों की तादाद, रिजॉर्ट का आनंद उठाने वालों की तादाद इस देश में कहीं होगी तो वो तेलंगाना में होगी। तो तेलंगाना भी अगर बेंगलोर के साथ चला गया और लोकसभा चुनाव के पहले चला गया, तो फिर जयपुर में कौन राज करेगा, भोपाल में कौन राज करेगा? खंडित जनादेश की परिस्थिति में बेंगलोर के साथ साथ तेलंगाना भी तय करेगा। और लोकसभा चुनाव के दरमियान आर्थिक इंतजामात विपक्ष के कैसे होंगे, आर्थिक इंतजामात के साथ साथ विपक्ष की प्रबंधन क्षमता कितनी मजबूत होगी, और उस प्रबंधन क्षमता के साथ साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उस तथाकथित जादुई ताकत का मुकाबला कैसे विपक्ष करेगी, इसमें भी डीके शिव कुमार की एक बड़ी भूमिका होगी। आमतौर पर लोग कहते हैं गुजरात लॉबी, गुजरात लॉबी की चर्चा खूब होती है। गुजरात लॉबी को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। किसकी वजह से कही जाती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 2 शीर्ष नेता गुजरात से आते हैं। पूरे सिस्टम पर उनका कब्जा बताया जाता है, पूरी सत्ता पर उनका नियंत्रण बताया जाता है, और सिस्टम और सत्ता पर उनके नियंत्रण के बीच कर्नाटक लॉबी सामने उभरती हुई सामने आए तो क्या कहा जाए उसे। और कर्नाटक लॉबी की चर्चा के बीच कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी कर्नाटक से, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार डीके शिव कुमार, वो भी कर्नाटक से। तो गुजरात लॉबी का जवाब जो कर्नाटक लॉबी तैयार कर रही है प्रबंधन के मामले में, और इन सब के बीच सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की दावेदारी में जो बुनियादी भूमिका हिंदी भाषी भारत में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व तोड़ने के लिए तैयार की जा रही है, वो पटना में बैठकर तैयार की जा रही हो, तो क्या पटना, क्या मुंबई, क्या नीतीश कुमार जो भूमिका ये तैयार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व कैसे टूटे, सांप्रदायिकता की जगह जाति की राजनीति और मंडल की राजनीति प्रमुखता के साथ ऊपर कैसे आए, ओबीसी का विमर्श ऊपर कैसे आए, उनके अधिकारों की बात ऊपर कैसे आए, दलित और ईबीसी का विमर्श कैसे सामने आए, ये पटकथा यदि पटना से नीतीश कुमार लिख रहे हैं
तो कहीं ना कहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाली पटकथा को काफी पहले उद्धव ठाकरे और शरद पवार लिख चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है सीबीआई का, सवाल उठता है ईडी का। उस ईडी के शिकार डीके शिव कुमार भी हो चुके हैं। लेकिन अब ईडी, कोई आश्चर्य नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले से ही निजाम बदलने की आशंका को भांपते हुए ईडी शिव कुमार की चरण वंदना ही शुरू न कर दे। कोई नहीं जानता क्या होगा। अभी तो ईडी की रिश्वत का, ईडी अधिकारियों के रिश्वत का रेट बढ़ता जा रहा है। जयपुर में 17 लाख लेते कोई पकड़ा जा रहा है, तो तमिलनाडु में 20 लाख रुपए लेते पकड़ा जा रहा है। आगे पता नहीं आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच जाए। लेकिन डीके शिव कुमार ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकारों को डरा कर रख दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि जयपुर को लेकर कांग्रेस भी मुतमईन नहीं है, भोपाल को लेकर कांग्रेस भी मुतमईन नहीं है कि कम से कम इन दोनों राज्यों में सरकार कौन बनाएगा, राजभवन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी, मैंडेट की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी, और इन सब के ऊपर प्रबंधन और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की भूमिका, चार्टर्ड प्लेन से विधायकों को संभालने की भूमिका, वो कितनी बड़ी होने जा रही है। इंतजार कीजिए 3 दिसंबर की शाम का कि आखिर कौन सी भूमिका कितनी बड़ी और कितनी महत्वपूर्ण होती है। देखते हैं। जेपी नड्डा की फोटो तो लग चुकी है एग्जिट पोल में, मोदी जी गायब हो चुके हैं। मतलब भारत से तो गए हैं, अभी गल्फ कंट्री में गए हुए हैं, कोप की मीटिंग में भाग लेने गए हुए हैं। कोप की मेजबानी भी 2002 के बाद 2028 वाली भारत को मिले, इसकी कोशिशों में भी लगे हुए हैं। लेकिन गोदी मीडिया वाले उन्हें गायब नहीं होने देते। लेकिन गोदी मीडिया वाले और उनके एग्जिट पोल करने वालों ने जब मोदी जी की जगह जेपी नड्डा साहब की फोटो लगा दी, तो तस्वीर काफी कुछ कहती है। और काफी कुछ जो नहीं कहती है, वो 3 दिसंबर की मतगणना में 12, 1, 2 बजे के बाद डीके शिव कुमार की भूमिका कितनी बढ़ेगी, या जनता ने अपनी भूमिका का निर्वाह कर डीके शिव कुमार की भूमिका ही नहीं बनने दी, दोनों चीजें तय हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।